हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके सामने लाए हैं जहां पर हम बात करने वाले हैं टेक बिजनेसेस का। राइट, इंडिया में टेक बिजनेसेस अब काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे कंपनीज लिस्ट हुई है पिछले 5-6 सालों में। तो ऐसे में इन बिजनेसेस को अलग से एनालाइज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर एक अलग मेथड, एक अलग मॉडल दिमाग में आपके क्यों होना चाहिए जब हम एक टेक बिजनेस एनालाइज करते हैं। तो द रीजन फॉर मेकिंग दिस वीडियो इज सो मेनी टाइम्स वी सी कि पीपल मेक स्टेटमेंट्स लाइक कि जोमेटो का पी 1000 का है, ऐसे में ये स्टॉक कैसे बढ़ सकता है, या फिर इट डज नॉट मेक सेंस टू बाय अ बिजनेस दैट इज ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ 1000 2000 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ इंसाइट्स देना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी जिसका बैकबोन होती है, ऐसे बिजनेसेस क्यों अलग होते हैं, वो किस हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, कैसे उनका इवोल्यूशन होता है। तो ये सारे बिजनेसेस को हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। राइट, सो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि क्यों ये बिजनेसेस अलग होते हैं इससे। अब यहां पर मैं रेकमेंड करूंगा कि जैसे ही वीडियो खत्म हो तब आप ये पार्ट वापस रिविजिट करो, ताकि ये आपको एक क्लोजर देगा टू अंडरस्टैंड व्हाट द टेक बिजनेस इज ऑल अबाउट। क्योंकि हम यहां पर थोड़ी थियोरी से शुरुआत करने वाले हैं जो आपको एक इन अ वे बताएगा कि किस फेजेस में ये बिजनेस होता है। राइट, सो न्यू एज टेक एंड प्लेटफॉर्म बिजनेस जो है, दे शो अ नॉन लीनियर जे कर्व। प्रॉफिट्स में इनके जे कर्व दिखती है। जे कर्व इज अ टाइप ऑफ अ चार्ट जो हम देख सकते हैं जहां पर प्रॉफिट जो है ना वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होते हैं, नॉट लीनियरली बट एक्सपोनेंशियली ग्रो होते हैं। दिस हैपेंस मेनली जब कंपनी का जो कोर प्रोडक्ट है एंड डिमांड फ्लाईव्हील जो है, यानी जिन चीजों से एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है आपके बिजनेसेस में, जब कोई टेक बैक्ड बिजनेस होगा तब, कि आपके जो प्रॉफिट्स है वो आपके रेवेन्यू से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। तब हम समझते हैं कि एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट बिजनेस में आ गए, एंड तब हमें प्रॉफिट्स में बेसिकली एक जे कर्व नजर आता है। तो हर रुपी जो कंपनी रेवेन्यू अर्न करती है वो मेनली ऑपरेटिंग लेवरेज वहां पर किक इन होता है, एंड ऑलमोस्ट एंटायर रेवेन्यू एक्चुअली ट्रांसलेट्स इनटू द बॉटम लाइन इंक्रीज फॉर द कंपनी। तो बेसिकली यहाँ पर 3 इकोनॉमिक फेजेस होते हैं जहां जिसमें ये बिजनेस बेसिकली फंक्शन करता है। पहला फेज होता है इन्वेस्टमेंट फेज। राइट, यहाँ पे जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग होती है एंड रेवेन्यू भी काफी कम होता है कंपनी का, क्योंकि यहाँ पर कंपनी अपना बैकबोन बिल्ड कर रहा है। राइट, तो हैवी स्पेंड होता है प्रोडक्ट पे, टेक, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क बिल्ड आउट, ये सारी चीजें यहाँ पर की जाती है। तो इस समय रेवेन्यू बहुत कम है, कंपनी जस्ट शुरू हुई है। राइट, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी किक होने में टाइम लगने वाला है, बट कंसोलिडेटेड एबिटडा, पैट, ये सारे मैट्रिक्स डीपली नेगेटिव है क्योंकि कंपनी इस समय सिर्फ खर्चे कर रही है। एक और चीज यहां पर यह है कि अकाउंटिंग पैरेलेंस में हमें यही दिखाई देता है हमेशा कि फॉर एग्जांपल इटर्नल जैसी कंपनी है, राइट, जोमेटो जैसी कोई कंपनी है जो ज्यादा डिस्काउंट्स दे रही है, तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस यही कहते हैं कि हमें इस चीज को एक्सपेंस आउट करना चाहिए, इससे आपका प्रॉफिट कम होगा। बट कई बार बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो इनिशियली डिस्काउंट देते हैं या फिर लो मॉडल रखते हैं ताकि वो कस्टमर्स अक्वायर कर सके। इन अ सेंस, इन वन सेंस इट इज लाइक अ केपेक्स फॉर दैट बिजनेस, बट हम उसको केपेक्स जैसे ट्रीट नहीं कर सकते। राइट, अकाउंटिंग कन्वेंशंस डोंट अलाउ दैट। कमिंग टू आवर बिजनेस साइकिल्स, द सेकंड फेज इज द ट्रांजिशन फेज। तो यहां पर एक कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन होने लगता है कंपनी के बिजनेस में, एंड इबिटडा एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर पहुंचने लगता है। तो यहां पर रेवेन्यू जो है दैट स्केल्स फास्टर देन द फिक्स्ड कॉस्ट, एंड वेरिएबल कॉस्ट पर ट्रांजैक्शंस आल्सो स्टार्ट फॉलिंग विद द वॉल्यूम। तो यहां पर ऐसे क्वार्टर्स दिखने लगते हैं जहां पर रेवेन्यू इज ग्रोइंग बाय 25-30%, बट इबिटडा इज ग्रोइंग बाय 60 एंड 100%। एक कंपनी की बात हम यहां पर करने वाले हैं एज एन एग्जांपल, जिसके केस में ये दिखा गया है। राइट, और फिर आता है एक हार्वेस्ट फेज जहां पर प्लेटफॉर्म इज लार्जली बिल्ट एंड इंक्रीमेंटल यूजर्स जो है दे राइड ऑन एग्जिस्टिंग टेक एंड ब्रांड। नाउ प्रॉफिट ग्रोथ जो है यहाँ पर स्ट्रक्चरली बढ़ने लगती है फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज एंड मिक्स यहाँ पर आने लगता है, एंड द फेज जहां पर एक बिजनेस मैच्योरिटी लेवल पर पहुंचने लगता है। राइट, तो इसी पैरेलेंस में एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक लिस्टेड कंपनी के एग्जाम्पल के थ्रू हम यहां पर समझेंगे कि कैसे ये जो जे कर्व की हमने बात की, प्रॉफिट्स का एक्सपोनेंशियली राइज होना, वो एक्चुअली कैसे प्ले आउट होता है। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो कंपनी का नाम है कारट्रेड। राइट, आप अगर स्टॉक प्राइस देखोगे पिछले कुछ समय में तो काफी काफी बढ़ चुका है, तो उसके पीछे के भी रीजंस आपको समझ में आ जाएंगे इस वीडियो के थ्रू। तो कारट्रेड जो कंपनी है वो लार्जली बहुत सारे छोटे छोटे एक्विजिशंस पर बिल्ट है। राइट, कारट्रेड उन्होंने शुरू तो की थी 2008-2009 में, बट कंपनी का जो मेन ट्रिगर रहा है हमेशा से दैट इज थ्रू एक्विजिशंस। 2015 में कंपनी ने कार वाले एंड बाइक वाले, ये दोनों कंपनीज को अक्वायर कर लिया। उसके बाद काफी सारे सीरीज ऑफ एक्विजिशंस हुए। श्रीराम ऑटोमॉल नाम का जो बिजनेस है विच इज पार्टली ओन्ड बाय श्रीराम फाइनेंस, वो 2018 में इन्होंने वहां पर एक कंट्रोलिंग स्टेक अक्वायर की, एंड रिसेंटली 2023 में
कंपनी ने OLX इंडिया का बिजनेस भी अक्वायर कर लिया, राइट। सो ये सारे बिजनेसेस इनके अंडर मर्ज्ड है, राइट, एंड इसी से हमारे 3 सेगमेंट्स कंपनी में बनते हैं जिनकी बात हम आगे करेंगे। बट अगर नंबर्स की बात करें तो ऑटो पोर्टल वाइज इंडिया में नंबर 1 है कारट्रेड एंड ऑल्सो इट्स एक्विजिशन। सो कारट्रेड कार वाले, बाइक वाले, OLX का ऑटो सेगमेंट, ये सारे मिला के हमको चीज़ें देखनी होंगी क्योंकि ये सारे कंपनीज कारट्रेड की अम्ब्रेला के अंडर ही फंक्शन करते हैं। सो इट इज़ नंबर 1 इन यूज क्लासिफाइड बिजनेस। मेनली इनके पास 85 मिलियन से भी ज़्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, यानी 8 करोड़ से भी ज़्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स इनके पास है जो ऑर्गेनिकली कंपनी की वेबसाइट पर आ रहे हैं, राइट। ऑलमोस्ट 95%, ऑलमोस्ट एंटायर यूजर बेस जो इनका है दैट इज ऑर्गेनिकली कमिंग टू देयर वेबसाइट, राइट। अब ये फंक्शन कैसे करता है, तो ये सारे जो बिजनेसेस है, इनफैक्ट आई वुड इवन गो ऑन टू से कि कारट्रेड के अलावा जैसे कार देखो बिजनेस है, राइट, इवन स्पिनी जैसे बिजनेसेस है, तो व्हाट दे अलाउ इज कि आप जब कोई कार परचेस कर रहे हो तो एक मेजर जो हैंड होल्डिंग है वो इन वेबसाइट्स के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अगर कोई कार खरीदने का बजट 12 लाख है, राइट, तो मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन से ऑप्शन है मेरे पास, राइट। तो मैं कार ट्रेड या फिर कार वाले जैसे वेबसाइट्स पर मुझे व्हाट दे इनेबल इज कि आई कैन डू कंपैरिजन ऑफ मल्टीपल कार्स, आई कैन कंपेयर द फीचर्स, एंड नाउ दे हैव आल्सो इंटीग्रेटेड कि OEM से आप डायरेक्ट परचेज भी यहां से कर सकते हैं, नॉट डायरेक्ट परचेज पर से, बट OEMs इन प्लेटफॉर्म्स को पैसे दे रहे हैं ताकि वो उनकी जो एडवर्टाइजिंग है वो अपनी वेबसाइट पर रन कर सके। सो इन अ वे ऑल दीज यूजर्स, 85 मिलियन यूजर्स जो आ रहे हैं, इनका मोनेटाइजेशन एक फनल के थ्रू जा रहा है विच इज द वेबसाइट ऑफ कारट्रेड, राइट। सो इनके बाकी जो बिजनेसेस है वहां पर इनके 500 से भी ज़्यादा फिजिकल लोकेशंस है जहां पर ऑक्शंस कैरी आउट किए जाते हैं। ऑफ कोर्स बाकी नंबर्स की बात हम आगे करेंगे। तो अगर हम इनके बिजनेस को 3 पार्ट्स में बांटे, राइट, पहला पार्ट है कंज्यूमर ग्रुप जहां पर आते हैं यूज्ड एंड न्यू कार्स एंड ऑल्सो 2 व्हीलर्स, क्योंकि बाइक वाले भी इनका ही बिजनेस है। सो कार वाले कार ट्रेड, राइट, एंड बाइक वाले, ये सारे बिजनेसेस यहाँ पर आते हैं। सो दे फंक्शन लाइक अ मार्केट प्लेस। अब कार ट्रेड जैसी कंपनी जो है ना, वो कार्स खुद खरीदती नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि ये ऐसा मॉडल है कि मेरी कार पुरानी हो गई तो मैं कार जो है वो बेच दूंगा किसी को, someone like Cartrade will buy, no, they don't buy, they only list your selling update on their website, और फिर किसी को खरीदना होगा तो वो वहां से देखकर खरीदेगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जो कार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग्स आए, ये टॉप सर्चेज में आए, तो मुझे पैसे देने होंगे Cartrade को ताकि मेरी जो लिस्टिंग है वो एक प्रीमियम लेवल पर आए। दिस इज द वे दैट अ कंपनी लाइक Cartrade इज अर्निंग मनी, राइट। दे आर नॉट अर्निंग एनी कमीशंस जो सेल वहां पर हो रहे हैं, दे आर अर्निंग थ्रू एडवर्टाइजमेंट। एक तो OEM कंपनीज, ऑटो कंपनीज खुद पैसे दे रही है Cartrade को कि वो अपने एड्स चलाएं इनके वेबसाइट पर, राइट, क्योंकि आप समझिए कि कितना लो कॉस्ट मार्केटिंग है ये फॉर दी ऑटो कंपनी, राइट। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके मंथली एक्टिव यूजर्स 8.5 करोड़ है जो स्पेसिफिकली कार्स को कंपेयर करने के लिए उनकी वेबसाइट पर आ रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहां पर ऑटो कंपनीज जो है वो खुद अपनी एड्स रन कर सके, राइट, दे कैन इनेबल अ परचेस थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स। तो कंपनी बेसिकली इस तरह से कमाता है, वो खुद कोई इन्वेंट्री नहीं रखते कार्स की, दे ओनली इनेबल अ मार्केट प्लेस जिसके थ्रू ये सारे ट्रांजेक्शंस हो सके। द सेकंड सेगमेंट इज रीमार्केटिंग ग्रुप। तो यहाँ पर कंपनीज लाइक श्रीराम ऑटोमॉल जैसी कंपनीज है जो बेसिकली ऑटो फाइनेंस में है। अब जब ऐसे फाइनेंसेस में पैसे रिकवर नहीं होते तो बैंक जो है वो उस व्हीकल को जो है वो जब्त कर लेता है, राइट। इवेंचुअली इसका ऑक्शन होता है एंड ये ऑक्शन के प्लेटफॉर्म्स भी इनेबल करता है Cartrade थ्रू अ स्टेक दैट दे हैव इन श्रीराम ऑटोमॉल। तो ऑक्शन लिस्टिंग्स के थ्रू भी यहाँ से कंपनी जो है वो एक अच्छा पैसा कमा पाती है। ये बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ बिजनेस नहीं है बट दिस गिव्स गुड कैश फ्लो टू द कंपनी। एंड देन देयर इज द थर्ड बिजनेस विच इज द क्लासिफाइड ग्रुप्स, राइट। सो क्लासिफाइड ग्रुप्स इज बेसिकली द OLX बिजनेस। अब OLX इंडिया का बिजनेस वैसे कंपनी को काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पर मिला जब उन्होंने ये खरीदा एंड इसने एक्चुअली कंपनी को एक अच्छी ऑप्शनैलिटी दी है क्योंकि OLX सिर्फ ऑटो लिस्टिंग्स में नहीं है, OLX फंक्शंस इन मल्टीपल मार्केट्स, राइट। तो ये एक ऑप्शनैलिटी कंपनी के पास ओपन रहेगी थ्रू OLX। अगर हम तीनों सेगमेंट से कंपनी का स्प्लिट देखें तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पर है तीनों ही सेगमेंट्स, राइट। कंज्यूमर बिजनेस, रीमार्केटिंग एंड OLX इंडिया ऑलमोस्ट 30-40% के रेंज में तीनों के रेवेन्यूज है। प्रॉफिट्स में कंज्यूमर बिजनेस जो है कंपनी का दैट इज द कार ट्रेड, कार वाले बाइक वाले वेबसाइट वाला बिजनेस जो है वो वहां से मेनली प्रॉफिट पूल कंपनी का सबसे ज्यादा आता है। तो ये पूरा जो फ्लाईव्हील है, बिजनेस फ्लाईव्हील, यानी कि सारे जो स्टेक होल्डर्स है वो कैसे जुड़ते हैं आपके बिजनेस के साथ, उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये डायग्राम है जो कंपनी के खुद के प्रेजेंटेशन में था। तो कस्टमर्स जो है, राइट, कस्टमर्स लाइक यू एंड मी,
जैसे जैसे ज़्यादा कस्टमर्स आते तो ज़्यादा सिलेक्शन मिलता है उनके वेबसाइट पर, ज़्यादा ईज आता है, ज़्यादा एंगेजमेंट, ज़्यादा डेटा, राइट, ये सारी चीज़ें हमें दिखती है। जब ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं किसी वेबसाइट पर, ये अगर देखा जाए तो OEMs भी वहाँ पर आ जाएंगी। OEMs इज कंपनीज लाइक मारुति सुजुकी, राइट, कंपनीज लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, राइट, ये सारे OEMs है। तो OEMs को ये दिखता है कि यहाँ पर इतने सारे यूजर्स है जो स्पेसिफिकली कार्स देखने आ रहे हैं, तो एक टारगेटेड ऑडियंस उनका ऑलरेडी बन गया है वहाँ पे, राइट। सो व्हाट दे विल डू इज, उनको दिखेगा कि यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स है, तो यहाँ पर एडवर्टाइज की जाए, यहाँ पर कोई ना कोई मार्केटिंग की जाए, क्योंकि एक आपके पास अच्छा कैप्टिव ऑडियंस यहाँ पर मिल गया है, राइट। अब बहुत सारे OEMs आएंगे तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे, क्योंकि लोग अगर कार खरीदेंगे तो उनको फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ सकती है, राइट। तो अगर फाइनेंसिंग इतना इजीली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, तो बाहर भटकने से अच्छा यहाँ पर अपनी अपनी मार्केटिंग है वो सुधारो, राइट, एंड बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस यहाँ से लाओ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी ज़्यादा आने लगे तो डीलर्स भी यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे, फ्लीट ओनर्स भी आने शुरू हो जाएंगे, राइट, ज़्यादा इन्वेंट्री दिखेगी, एंड इवेंचुअली ये सब ज़्यादा आने लगे तो ऑब्वियसली कस्टमर्स और ज़्यादा आने लगेंगे। सो ये एक फ्लाई व्हील है, इसे हम नेटवर्क इफेक्ट का मोड कहते हैं, राइट, दिस इज नेटवर्क इफेक्ट। एंड कंपनी के फेवर में एक चीज़ जो वर्क कर गई वो ये है कि इन्होंने जो भी एक्विजिशंस किए, कार वाले, बाइक वाले, अब ये सारे इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स खुद से भी एक मेजर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, एंड दैट इज बिकमिंग बेनिफिशियल फॉर कार ट्रेड, राइट। अब वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कैसे इनकी लाइफ साइकिल होती है, राइट, जहां पर एक लाइफ साइकिल ऐसी आ जाती है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऐसे आ जाता है कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है उससे कई ज्यादा इनकी प्रॉफिट ग्रोथ होने लगती है। तो वो हम अब इनके बिजनेसेस में देख पा रहे हैं। क्लासिफाइड बिजनेस विच इज द कार ट्रेड बिजनेस, देन देयर इज द कंज्यूमर बिजनेस, एंड देन देयर इज द रीमार्केटिंग बिजनेस। क्लासिफाइड बिजनेस इज द OLX बिजनेस, सॉरी, OLX बिजनेस, कंज्यूमर बिजनेस इनका कार ट्रेड की खुद की वेबसाइट, एंड रीमार्केटिंग बिजनेस। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर ग्रोथ रेट्स हर क्वार्टर में इनके बताए हैं। दीज आर द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट्स फॉर एवरी बिजनेस, एंड दीज आर द रेवेन्यू ग्रोथ रेट्स, राइट। इवन कंज्यूमर बिजनेस के लिए आप देख सकते हो कि दीज आर द ग्रोथ रेट्स। अब ग्रोथ रेट्स इन देमसेल्व्स आर क्वाइट गुड हियर, राइट। कुछ कुछ क्वार्टर्स में हम देख सकते हैं कि OLX का ग्रोथ सिर्फ 3% रहा है, बट एक सीजनल एलिमेंट भी है उनके बिजनेस को। देन देयर इज द रीमार्केटिंग बिजनेस, जहाँ पर कभी 11%, 35%, 23% का ग्रोथ हम देख सकते हैं। लेकिन EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इसका आप ग्रोथ देखिए। सितंबर 25 में क्लासिफाइड बिजनेस में 60% से ग्रो हुआ, EBIT 83% से ग्रोथ हुआ। ऑन अ रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 17%, इनका जो क्लासिफाइड बिजनेस है वो उस क्वार्टर में 60% से ग्रो हुआ, क्योंकि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो कंप्लीटली बॉटम लाइन में जा रही है, राइट। आगे अगर हम कंज्यूमर बिजनेस देखें तो यहाँ पर बॉटम लाइन इज ग्रोइंग बाय मोर देन 100%, जबकि रेवेन्यू ग्रोथ इज ओनली 30%, राइट, क्योंकि आपको एडिशनल कॉस्ट कुछ इनकर ही नहीं करने हैं। आपका पूरा प्लेटफॉर्म अब बन चुका है। अब जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा क्या करना पड़ रहा है? कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। आप कोई ट्रेडिंग बिजनेस में तो नहीं हो, राइट। तो ये एक बेनिफिट है टेक बिजनेस का, एंड अगर आप ये मॉडल स्केल कर पाते हो। अब कार ट्रेड के केस में अच्छी चीज कंपनी के लिए ये हुई कि इनके तीनों ही बिजनेसेस जो है, तीनों ही सेगमेंट्स जो है वो एक साथ अपने इंजन जो है वो चलाने लग गए, राइट। अब ये बहुत रेयरली होता है कि आपके सारे ही सेगमेंट्स एक साथ काफी अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो यही ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट हम इनके P&L में भी देख सकते हैं। इनके लेटेस्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल नंबर्स है, आप देख सकते हो कि टोटल इनकम 18% से बढ़ा है, राइट, लेकिन EBITDA जो है कंपनी का वो 56% से बढ़ गया है। दिस इज कंबाइनिंग ऑल द 3 सेगमेंट्स ऑफ द बिजनेस, राइट। एंड पैट जो है या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है दैट इज इंक्रीज बाय 58%। क्लियर ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट्स, ऐसा ही ऑपरेटिंग लेवरेज दिखता है, एंड टेक कंपनीज में ऑपरेटिंग लेवरेज और भी प्रोनाउंस होता है। वाई? बिकॉज लाइक आई सेड कि एडिशनल बिजनेस करने के लिए आपको ज्यादा खर्चा करना ही नहीं पड़ रहा, राइट। सो स्पेसिफिकली अगर मैं कार ट्रेड के बारे में बात करूं तो आपको यहां पर एक कंक्लूजन देना जरूरी है कि अबाउट दिस बिजनेस। तो ये अब एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में चला गया है, वेयर देयर इज इंडियन क्लासिफाइड ऑटो बिजनेस है इनके पास, दे आर पेयरिंग इट विद द हॉरिजॉन्टल फनल ऑफ OLX, राइट। एंड बाकी तीनों ही सेगमेंट्स इनके लिए अच्छा कर रहे हैं। एडवांटेजेस इस कंपनी के या फिर इस बिजनेस मॉडल के ये है कि इन्होंने हमेशा से एक असेट लाइट मॉडल अप्रोच फॉलो किया है। तो इन्होंने कभी भी इन्वेंट्री खुद के बुक्स में ली ही नहीं। इससे फायदा ये होता है कि आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। किसी से कार ले रहे हो आप पहले, फिर किसी को बेचोगे, उसमें पैसे आपको खर्च नहीं करने पड़ रहे हैं, राइट। आपके जो बैलेंस शीट है वो एकदम असेट लाइट रहती है, एंड ऑलमोस्ट सारे एक्विजिशंस कंपनी के लिए चल गए हैं, राइट। जो नेटवर्क इफेक्ट है अब एस्टेब्लिश हो गया है, एंड यहां से अब ग्रोथ इन प्रॉफिट्स विल बी मच हायर देन द रेवेन्यू ग्रोथ, राइट। OLX ने अब इनको एक लीवे दे दिया है नॉन ऑटो स्पेस में जाने का। अब तक तो कार ट्रेड पूरा ऑटो स्पेस पर फोकस्ड था, लेकिन OLX इंडिया डज नॉट जस्ट डील इन ऑटो स्पेस, तो यहां से एक ऑप्शनलिटी इनके लिए ओपन अप हो गई है। अब वो यूज्ड कार बिजनेस में भी है, राइट। तो बिजनेस इन अ वे इज काउंटर साइक्लिकल,
क्योंकि हमेशा से ये देखा गया है कि जब जब OEM यानी नए व्हीकल्स के परचेजेस गिर जाते हैं तो यूज्ड कार के परचेजेस बढ़ जाते हैं। यूज्ड कार का बिजनेस भी इनके पास है। ऑल्दो द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि कार्टेड के प्लेटफॉर्म पर ज्यादा जो रेवेन्यू आता है दैट इज मेनली फ्रॉम द OEMs, दैट इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम न्यू कार्स रादर देन सेलिंग ऑफ ओल्ड कार्स, राइट। बट कुछ रिस्क भी है। एक रिस्क तो ये है कि जब आपका बिजनेस एक ऐसे ऑप्शनलिटी पर बिल्ड है जो टेक बेस्ड है या फिर यूज कार मार्केट में है, तो प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रेवेन्यू जो है ना वो शॉर्टर टर्म में बहुत कम रहती है। कुछ कह नहीं सकते, कभी कभी कुछ क्वार्टर्स आ सकते हैं जहां पर रेवेन्यू डीग्रो भी हो जाए, राइट। तो मेनली दिस इज ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन ऑटो इंडस्ट्री एज वेल, जो काफी साइक्लिकल होती है इन नेचर, राइट। तो ऐसी कंपनीज को वैल्यू करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ट्रेडिशनल वैल्यूएशन मैट्रिक्स जो है ना वो यहाँ पर यूजफुल नहीं होते। एक और चीज है कि इनके आगे के एक्विजिशंस आल्सो हैव टू वर्क वेल। कोई इंटीग्रेशन इश्यूज अगर आ गए तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर देयर बॉटम लाइन। हाल ही में कुछ रूमर्स भी थे कि कार्टेड इज गोइंग टू अक्वायर कार देखो, एंड दैट डिड नॉट गो थ्रू, द एक्विजिशन डिड नॉट गो थ्रू। तो ऐसी चीजें होती रहती है, एंड अगर कोई एक्विजिशन होने के बाद भी इट डज नॉट बिकम फ्रूटफुल तो ये कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है। सो नेक्स्ट बिजनेस जिसको हम यहाँ पर देखेंगे, जो शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे टेक हैज हेल्प देम, इज PB फिनटेक, लाइक पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार के केस में ये पिछले 5 साल के इनके सेकंड क्वार्टर के नंबर्स है। आप देख सकते हो कि रेवेन्यू 280 करोड़ से अब 1600 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी चेंज हो गई है इस समय में आप देखिए। -204 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी थी इनकी Q2 और FY22 में, वहां से अब इट इज प्रॉफिटेबल 135 करोड़, राइट। रेवेन्यू तो काफी बड़ा है, लेकिन प्रॉफिट जो है दैट इज नाउ एंटर्ड दैट इन्फ्लेक्शन फेज। पहले पिछले साल के सेम क्वार्टर में 51 करोड़ था, अब डबल से भी ज्यादा हो गया, 135 करोड़, राइट। तो यही मैं कह रहा हूं कि कैसा ये टेक जो है ना ये एक इनेबलर बन जाता है अगर आपका जो बिजनेस मॉडल है दैट बिकम्स मच मच बेटर। अब ड्यूरिंग दिस फेज पॉलिसी बाजार ने ऐसा क्या तीर मार दिया कि इन्होंने इनका जो रेवेन्यू है वो इतना बढ़ गया, राइट। अगर हम इनका मार्केट शेयर देखें तो कुछ खास इंक्रीज नहीं है, राइट। अगर आप देखोगे FY22 में इनका मार्केट शेयर था 1.6%, राइट। तो जितने भी पॉलिसीज बेची जा रही थी, प्रीमियम पूल अगर हम देखें उसमें से सिर्फ 1.6% पॉलिसीज का प्रीमियम पूल वॉज थ्रू पॉलिसी बाजार, वो सिर्फ 3% हुआ है। वैसे तो 3% इज अ गुड इंक्रीज, डबल जितना हो गया है मार्केट शेयर, बट इट इज स्टिल 3% ऑफ द ऑल पॉलिसीज दैट आर बीइंग सोल्ड, प्रीमियम दैट इज बीइंग अर्न्ड, राइट। सो सिर्फ इतने मार्केट शेयर इंक्रीज में कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है या फिर रेवेन्यू जो है वो ये हो गया, राइट। क्योंकि आप एक बड़ी इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हो थ्रू अ प्लेटफॉर्म, तो आपके लिए ये एक मेजर बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन गई जो पॉलिसी बाजार जैसी कंपनी ने यहाँ पर जो है वो ले ली। एक और बिजनेस इटर्नल, राइट। इससे पहले मैंने एक जोमेटो स्विगी का वीडियो जो किया था, वहाँ पर मैंने बताया कि मैं इस वीडियो में कुछ रोशनी डालूंगा अराउंड हाउ टू वैल्यू दीज कंपनीज या फिर एक वैल्यूएशन मैट्रिक पर हम कैसे पहुंचे। इसका एक मैं आपको एग्जांपल इस वीडियो के इस पार्ट में देने वाला हूँ, राइट। तो लेटेस्ट क्वार्टर में इटर्नल का फूड डिलीवरी जो बिजनेस था उसमें नेट ऑर्डर वैल्यू फॉर दिस क्वार्टर वॉज 9,800 करोड़। तो इतने वैल्यू का फूड मंगाया गया फ्रॉम जोमेटोस और इटर्नल्स फूड डिलीवरी बिजनेस। दैट ट्रांसलेट्स टू एडजस्टेड रेवेन्यू ऑफ अराउंड 3,000 करोड़। तो कंपनी का कमीशन इस क्वार्टर में 3,000 करोड़ रहा। इवेंचुअली कंपनी का जो एडजस्टेड EBITDA था इसमें से सारे कॉस्ट निकालने के बाद दैट केम आउट टू बी 500 करोड़। सो अगर हम नेट ऑर्डर वैल्यू का मार्जिन देखें कि कितना मार्जिन कंपनी ने कमाया ऑन दी फूड दैट दे सोल्ड थ्रू जोमेटो, तो दैट वाज 5.1%, राइट। अब कंपनी का कहना है कि ये मार्जिन 5.5% तक जा सकता है। दैट ऑल्सो शोज कि यहाँ पर गैप बहुत कम है अब ब्रिज करने के लिए। दैट मीन्स कि ये बिजनेस जो है ना वो अब मैच्योर होने लग गया है, राइट। ये जोमेटो ने पहले ही समझ लिया था, इसलिए उन्होंने ब्लिंकिट जैसा एक्विजिशन किया जो उनको ऑप्शनलिटी दे इनटू सम अदर सेगमेंट, राइट। तो अगर 5.5% का मार्जिन इनका फ्यूचर में आता है तो इस रेवेन्यू पर, करंट क्वार्टर के रेवेन्यू पर, दैट विल ट्रांसलेट टू एडजस्टेड EBITDA ऑफ अराउंड 541 करोड़। अब क्विक कॉमर्स में कंपनी का इस लेटेस्ट क्वार्टर में जो NOV था, नेट ऑर्डर वैल्यू, दैट वाज 13,300 करोड़, राइट। एडजस्टेड रेवेन्यू देखना इस फ्यूटाइल ईयर क्योंकि कंपनी अब इन्वेंट्री मॉडल पर चला गया, लेकिन कंपनी ने एडजस्टेड EBITDA इस क्वार्टर में 4 करोड़ का कमाया। तो ये एक 0% मार्जिन का बिजनेस हो गया है। पिछले क्वार्टर में दिस वाज -1 पॉइंट समथिंग, -1.4 1.5% का था। तो एक ब्रेक इवन कंपनी ने इस क्वार्टर में अचीव कर लिया है एडजस्टेड EBITDA लेवल। अब कंपनी का टारगेट है इनको ज्यादा नहीं, सिर्फ 5% मार्जिन कमाना है। दैट इज देयर लॉन्ग टर्म टारगेट, राइट। 5% मार्जिन अगर कंपनी कमाता है ऑन दिस रेवेन्यू, ये रेवेन्यू भी जब तक ये मार्जिन जो है वो मैच्योर होंगे 5% के आसपास अगर कंपनी पहुंचती है तो तब तक ये रेवेन्यू भी बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन चलिए अभी के लिए हम ये मान लेते कि रेवेन्यू इतना ही है और 5% मार्जिन कंपनी ने कमा लिया, तो एडजस्टेड EBITDA कितना होगा कंपनी का? अराउंड 665 करोड़। अगर मैं ये मानूं कि कंपनी का कोई और बिजनेस नहीं है, जो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, कंपनी का गोइंग आउट बिजनेस भी है, मूवी टिकटिंग बिजनेस है,
एंड कंपनी का हाइपर प्योर बिजनेस भी है। पर अगर मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये मानूं कि बाकी बिजनेसेस नहीं है, ये दो मेन बिजनेस ही है कंपनी के, तो दिस ट्रांसलेट्स टू एडजस्टेड एबिटडा ऑफ 1200 करोड़। हाउ? फूड डिलीवरी का 541 एंड 665 करोड़ ऑफ क्विक कॉमर्स। अब इसमें से मैं इनके बिजनेस में थोड़ी अदर इनकम डाल दूंगा, जो कैश बैलेंस से आने वाला इंटरेस्ट होगा। करंटली ये 300 करोड़ है, मैंने 100 करोड़ लिए। अगर मैं कंसिडर करूँ कि डेप्रिसिएशन 150 करोड़ ही है, जो करंट नंबर है, पर क्वार्टर के ये सारे नंबर्स है, राइट। तो 150 करोड़ का डेप्रिसिएशन है, क्योंकि यहाँ से कंपनी को ज़्यादा केपेक्स तो करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो आई एम अज्यूमिंग कि डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। मैंने ईसॉप कॉस्ट भी कंसिडर कर ली, 200 करोड़ की ईसॉप कॉस्ट पर क्वार्टर, राइट। एंड टैक्स भी कंसिडर कर लिया ऑन वॉट एवर इज लेफ्ट आफ्टर ऑल दीज कॉस्ट आर डिडक्टेड। तो मेरा जो पैट है वो इस क्वार्टर में आता है 662 करोड़, यानी साल का पैट आता है अराउंड 2500-2600 करोड़। अगेन दिस इज अज्यूमिंग कि कोई ग्रोथ नहीं है इन द रेवेन्यू, जो नहीं होने वाला है, ग्रोथ तो काफी ज्यादा होने वाली है। तो साल का मेरा पैट तब 2600 करोड़ हो सकता है। 2600 करोड़ पे करंट वैल्यूएशन कितना है? 2,65,000 के आसपास का मार्केट कैप है। तो अगर हम इसको एक मैच्योर बिजनेस मान ले, मैच्योर मार्जिन वाला बिजनेस मान ले, तो करंटली पी रेशियो 100 का है। नाउ इट डजंट साउंड टू बैड, राइट, क्योंकि ग्रोथ कंपनी के क्विक कॉमर्स बिजनेस में 100% से ज्यादा आ रही है करंटली, राइट। तो एंड इसमें भी वी आर नॉट अकाउंटिंग फॉर गोइंग आउट बिजनेस, जो काफी बड़ा बन सकता है। इनफैक्ट कंपनी इज ट्राइंग टू ग्रो दैट बिजनेस बाय 30% ओवर द नेक्स्ट 4 years, राइट। तो वो बिजनेसेस हमने यहाँ पर कंसिडर भी नहीं किए, एंड स्टिल वी आर लुकिंग एट अ पी रेशियो ऑफ अराउंड 100, अगर हम सिर्फ इसको एक मैच्योर बिजनेस मान ले तो। अब ऑफकोर्स इसमें कुछ कीवर्ड्स है, हो सकता है कि कंपनी मार्केट शेयर मेंटेन ना कर पाए। वैसे करंटली तो ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आ रही है, कंपनी इज गेनिंग मार्केट शेयर इवन इन द क्विक कॉमर्स बिजनेस। बट चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत बढ़ जाए एंड नए प्लेयर्स आए एंड इनसे मार्केट शेयर चला जाए, तो हो सकता है कि कंपनी जो है इस 5% वाले मार्जिन पर जल्दी ना पहुंच पाए या फिर कभी पहुंच भी ना पाए। सो वो एक रिस्क होता है हमारा, जो हम एक ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू के इन्वेस्टर्स को हमेशा लेना होता है कि कुछ चीजें शायद प्ले आउट ना हो जैसे हम समझ रहे हैं वो प्ले आउट होंगी। बट कंसिडरिंग दैट ब्लिंकिट इज द मोस्ट एफिशिएंट क्विक कॉमर्स प्लेयर राइट नाउ, सो अगर ये ऐसा होता है एंड वी हैव स्टिल लाइक आई सेड नॉट अकाउंटेड फॉर द ग्रोथ जो रेवेन्यू में आएगी, तो ये वैल्यूएशंस सडनली डोंट लुक टू बैड, राइट। तो आपको हमेशा टेक बिजनेस में ये समझना है कि आपको एक मैच्योर बिजनेस मॉडल बेसिस पर भी देखना है कि क्या सिचुएशन हो सकती है। अगर कंपनी अपने आइडियल लेवल पर पहुंचती है जहां पर वो एक स्टेबल बिजनेस पर पहुंच जाए, तो किस तरह के मार्जिन आएंगे एंड उन मार्जिन पर प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो सकती है एंड उस प्रॉफिटेबिलिटी के कंपैरिजन में उनका वैल्यूएशन करंटली क्या है, दैट कैन सर्व as a good metric for you to understand कि where the valuations of the company are currently stated at। अब ये सारी चीजें जो है ना, वो आपको ट्रेडिशनली पी रेशियो देख के नहीं समझेंगी, प्राइस टू सेल्स रेशियो देख के नहीं समझेंगी, ईवी बाय बिडा देख के नहीं समझेंगी। तो ऐसे कुछ मेंटल मॉडल्स या फिर कैलकुलेशंस करना जरूरी है टू गिव यू एन आइडिया कि ये टेक बिजनेस अगर स्केल होता है तो क्या यहाँ पर हो सकता है, राइट। लाइक आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, यू कैन गो बैक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जहां पर हमने ये समझने की कोशिश की कि एक टेक बिजनेस किस साइकिल से जाता है, एंड आप खुद देख सकते हो कि बाकी जो लिस्टेड कंपनीज है इंडिया में जो टेक बेस्ड है वो करंटली किस साइकिल में, राइट। सो दैट वाज आवर वीडियो टू गिव यू सम इनसाइट अबाउट हाउ टेक बिजनेसेस स्केल एंड क्या चीजें यहाँ पर देखनी होती है, किन चीज़ों पर ये बिजनेस जो है वो इस बिजनेस का जो स्केलेटन है वो बेसिकली किन चीज़ों पर डिपेंडेंट है, इस चीज़ की बात हमने इस वीडियो में की है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है, इंसाइटफुल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल इन्वेस्ट यज्ञा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हमारी वेबसाइट investyajna.in को विजिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।